हिंदी साहित्य में आज सुनिए जानी मानी हिंदी लेखिका जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी ये रात कितनी लंबी है। तो शुरू करें कहानी। ये रात कितनी लंबी है। आज स्कूल का वार्षिक फंक्शन है। सुबह 7 बजे से मैं यहीं हूँ। सारी तैयारियाँ अपने चरम पर हैं। रिहर्सल जितनी होती थी हो चुकी। पिछले महीने तो मैंने 5-5, 6-6 घंटे रिहर्सल करवाई है, जब तक बच्चे थक कर चूर नहीं हो जाते। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। आज तो बस बारी बारी तैयार कर इन्हें स्टेज पर भेजना है। मैं नहीं चाहती मेरी क्लास के बच्चे किसी से भी पीछे रहें। पीछे रहने की सज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। हम मेकअप रूम में हैं। चारों तरफ बच्चों का शोर, नए कपड़ों की जगमगाहट और ढेर सारी खुशबुएं हैं। कुछ कथक की रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ क्लासिकल सिंगिंग की। क्लास 6 की बच्ची अजीत कौर गा रही है, मधाणियाँ हाय ओ मेरे डाडिया रब्बा, कीना जमिया कीना नेले जानियाँ हाय। मेहंदी लगदी सुहागण नू नहियों मर्दे दमा तक लांदी। मैं उसकी तरफ प्यार से देखती हूँ। ये तो ठीक ठाक जानती ही नहीं इन शब्दों का अर्थ। ये गीत इसकी माँ ने तैयार करवाया है, मैंने सिर्फ रिहर्सल करवाई है। वाहे गुरु, जे मेरा एक कम ठीक ठाक हो गया ता मैं तेरे दर पे मत्था टेकण आवांगी। मैंने मन में कहा। सब कुछ अस्त व्यस्त, किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो किसी को कुछ। मेरी बेटी अपर्णा भी क्लासिकल डांस में है, मात्र 10 साल की है अभी। बार बार कुछ ना कुछ पूछने चली आती है। भीड़ में उसे अपने खो जाने का एहसास होता है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो पिछले 3 साल से दे रही है, जब मैं उसे अपने साथ इस स्कूल में ले आई हूँ। पुराने स्कूल के प्रिंसिपल का हर शनिवार फ़ोन आता, आपकी बेटी को क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम है? सारे दिन में एक भी शब्द नहीं कहती, ना हंसती है ना रोती है, बस एक टक लगातार एक तरफ देखती रहती है। कुछ पूछो तो सिर झुका लेती है। आप कृपया इसे कहीं और ले जाइए। मेरे भीतर कुछ सुलगने लगता है। जी चाहता है कहूँ, हाँ है, सभी को होती है, आपको भी है, मुझे भी है। अपनी तो कमी पता ही नहीं चलती, दूसरे की चल जाती है। कहीं और से क्या मतलब है आपका? आखिर मैं उसे निकाल लाई, स्कूल से भी, उससे अपने भीतर से भी। आसान नहीं होता कुछ भी, करना पड़ता है आसान, मानना पड़ता है कि आसान है। इसमें क्या है? मम्मा मम्मा मुझे देखो। वो तैयार होकर आई है, विभिन्न मुद्राओं में खुद को दिखा मेरी आंखों में अपना वजूद ढूंढती है। मुझे उस पर लाड़ आता है। पास खींचकर उसका माथा चूम लेती हूँ। आज अपने आप करो, आज मम्मा को और भी बहुत काम है ना, मैंने पंजाबी में कहा। जब सारे तैयार हो गए तो प्रोग्राम शुरू होने में बस 1 घंटा बाकी था। मैंने बारी बारी सबको बुलाया, सबके ड्रेसेस ठीक ठाक किए, उन्हें उनका काम फिर से याद दिलाया, पीठ थपथपाकर हौसला बढ़ाया, सिर पर हाथ फेरा। वे मुस्कुराने लगे। एक स्पर्श और आपके भीतर जाने कितने दरवाजे खुल जाते हैं, ये मैंने बहुत देर से जाना, जब अपने सभी दरवाज़ों को बारी बारी बंद होते देखा। तूसी ऊना नू ज़्यादा प्यार कर दे हो, मैनू घट कर दे हो। अपर्णा शिकायत करती है तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं सब बच्चों को प्यार करती हूँ, सब अच्छे हैं, पर दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम चाहते हैं कि हो। मेरे स्टूडेंट्स पर इतनी मेहनत भी सबको अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है ऐसा मैं जानबूझकर करती हूँ, उन्हें नाकाबिल टीचर सिद्ध करने के लिए। बाहर से कभी कुछ नहीं आता, सब हमारे भीतर है, ये भी मैंने बहुत देर से जाना। हम सब जैसे आज हैं उससे अच्छे और बेहतर हो सकते थे यदि हम पर हमारे माँ बाप और टीचर्स ने और ज़्यादा ध्यान दिया होता। किसी को हमेशा के लिए उसके हाल पर छोड़ देना, सिर्फ अपने काम से काम रखना, ये क्या हमारी अपनी कुंठा नहीं? हम कर सकते थे, हमने नहीं किया। मैं 7th और 8th के बच्चों को पढ़ाती हूँ। डांस और म्यूज़िक के लिए मेरे पास 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे होते हैं। बच्चों से तो मैं हमेशा घिरी रहती हूँ, वे मुझे पसंद करते हैं, मैं उन्हें। बच्चे हमसे पर्सनल प्रश्न नहीं पूछते, वे जैसे हम हैं स्वीकार कर लेते हैं। वे भी हमसे यही चाहते हैं, अपना स्वीकार्य। जब सब तैयार हो गया, मैंने शांति की सांस ली, सबको बुलाया। देखो बच्चों, तुम लोग चाहते हो ना कि हमारी मेहनत सफल हो, तो तुम्हें अपने पूरे मन से करना होगा। तुम सब मुझे खुश देखना चाहते हो ना, है ना? बच्चों ने तुरंत अपनी मुस्कानों भरे चेहरे हिलाए। मैं जानती हूँ वे मुझे उदास नहीं देख सकते। प्रोग्राम शुरू हुआ।
मैं बारी बारी सभी क्लासेस के बच्चों को भेजती। दूसरों के पास समय नहीं होता कि वे बच्चों की तैयारी करवा सकें। मेरे पास और था क्या समय के अलावा। जब आपके पास जीने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं बचती, आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं। ये सब कहते हैं, कभी घुमा फिरा कर, कभी सीधे। बारी बारी से सारे बच्चे गए और मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब लगभग सभी क्लासेस के बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और वापस आकर दौड़ते हुए मुझे घेर लिया। मैंने उन सबको अपनी आंखों में भर लिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। यहीं आकर लगता है हम हैं, हम हैं। फिर सबने अपने अपने हिस्से का भाषण दिया। कुछ बच्चे पुरस्कृत किए गए। मेरी हैरानी की सीमा न रही जब प्रिंसिपल साहब ने मुझे बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा और मुझसे स्टेज पर आने का आग्रह किया। वो पल अपूर्व था। मेरे भीतर कुछ काँप रहा था। शिराओं में सनसनी थी। सबसे नालायक घोषित हुई थी अपने घर में। सबसे निचली सीढ़ी, जिसे ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सहसा इतनी ऊंची सीढ़ी पर अपना होना। मैं स्टेज तक गई। सिर्फ जरा सा रास्ता पार करते करते मैं समूची बदल गई। आश्चर्य, अब न मेरे पैर काँप रहे हैं, ना हृदय। मेरा चेहरा और मेरी कनपटियाँ गर्म थीं। हो सकता है मैं लाल भी हो गई हूँ। पर फिर मैंने खुद पर पहली विजय पाई। मैंने अपने ना कुछ होने के एहसास को अपने भीतर से गिर जाने दिया और मजबूत कदमों से वहाँ तक पहुँच गई। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच एक ने आगे बढ़कर मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। दूसरी ने मुझ पर शॉल ओढ़ाई। प्रिंसिपल साहब ने कांच का एक बड़ा सा मेडल दिया। तस्वीरें खींची गईं। सबका अभिवादन करने के बाद मैं माइक तक आई। मैंने अपने सामने देखा, जहाँ तक नज़र जाती लोग ही लोग। हमारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स, अन्य स्कूल से आए डेलीगेट्स। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने क्या कहा। सार ये कि मेरे संपर्क में आने वाला कोई भी बच्चा मुझसे उपेक्षित नहीं होगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। कहते हुए मेरी नज़र उस महिला पर पड़ी जो खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मेरी नज़रें उससे टकराईं। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर झुककर मेरा अभिवादन किया। मेरी आवाज़ भीग गई। उतनी दूर से भी मैं उन आँखों में आंसू देख सकती थी। आंसुओं और औरत का रिश्ता बड़ा अजीब है। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, आंसू भी औरत की छाती के खाली गड्ढों में इकट्ठे होते जाते हैं। ये गड्ढा कभी सूखता नहीं। जब भी इन्हें निकासी का कोई रास्ता मिल जाता है, भूल चूक से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। ना मिले तो अपना फार्म बदलते रहते हैं। कभी सख्त बर्फ से भीतर जम जाएंगे, आप कितना भी सरकाओ, ना नीचे होंगे ना ऊपर। कभी धुएं की मानिंद आपकी आंखों में उड़ा करेंगे, तब आपको कोई भी रास्ता ठीक ठीक दिखाई नहीं देगा। अपने छोटे से भावात्मक भाषण के बाद मैं पर्दे के पीछे आ गई। मेकअप रूम में बच्चों की ड्रेसेस उतरवाने में उनकी मदद करने लगी, पर मैं सहज नहीं थी। एकाएक मुझ पर बहुत सारी चीज़ों ने हमला कर दिया था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो महिला अपनी बेटी को लेने आई। उसकी बेटी दूसरे बच्चों के साथ खिलखिला रही थी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर मेरे निकट आ मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूम लिए। आज मैं रब अगे अरदास कर दियाँ कि रब तुहाडी सारी मुराद पूरी करे। मैं मुस्कुरा दी। मैंने उसके हाथ थपथपा दिए। वे अपनी बच्ची को लेकर चली गईं। अभी तक अपर्णा को कत्थक का जुनून नहीं उतरा था। वो अपनी ड्रेस तक उतरवाने को तैयार नहीं थी। मैं तनिक सांस लेने कुर्सी पर बैठ गई। बच्चों को हंसते बोलते लड़ते देखती रही। मुझे उनका अपने हाथों पर स्नेह से चूमना देर तक याद आता रहा। मुझे याद नहीं आता कभी मेरी माँ ने मुझे इस तरह चूमा हो। क्या करते हैं जब आप किसी को चूमते हैं? अपना समूचा प्रेम, समर्पण, समूचा आह्लाद, खुशी, कुछ अप्रतिम सा जिसे शब्द देने में आप सबसे ज़्यादा असमर्थ हों, आपके थरथराते होंठों से बाहर आता है। उस दूसरे की त्वचा में समा जाता है। वो कहीं जाता नहीं, वहीं रहता है हमेशा। गहरी काली रात के अंतहीन अकेले पलों में उस एक पल की जगमगाहट को अपने सीने में भींच आप रात गुजारने की कोशिश करते हैं। वर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन। आज पहली बार जी किया मैं अपनी तन्हा आत्मा को चूम लूँ। ऐसा क्यों होता है? जब कोई तुम्हें प्यार नहीं करता तब तुम भी खुद से नहीं कर पाते, पर जब कोई दूसरा तुम्हें प्यार करने लगता है तुम भी करने लगते हो। क्यों? वे सत्र के मध्य में आई थीं अपनी 8 वर्षीय बच्ची को लेकर।
उनका कहना था उनकी बच्ची पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी, ना पढ़ने में ना किसी और एक्टिविटी में। हमेशा गुमसुम, खामोश, डरी हुई, नींद में रोने और चीखने के अलावा। जब कोई टीचर किसी और बच्चे को डांट रही होती तो वो पीली पड़ जाती, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। उन्होंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि उनकी बच्ची को इशिता कौर मैम की क्लास में डाला जाए। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने उनकी बहुत तारीफ़ सुनी है, उन्होंने बहुत से बिगड़े और डरे हुए बच्चों को ठीक किया है, उनकी क्लास में बच्चे बहुत खुश रहते हैं। मेरी क्लास में ऑलरेडी बहुत बच्चे थे। आखिर जैसे तैसे उन्होंने प्रिंसिपल साहब से हाँ करवाई और उनकी बच्ची मेरी क्लास में आ गई। जैसा कि आम तौर पर होता है, मेरी क्लास के बच्चे बिल्कुल शांत और अनुशासित होकर नहीं बैठते। उन्हें छूट होती है कि वे बातें कर सकें, शोर भी कर सकें। मैं उन्हें उस तरह नहीं पढ़ाती जैसी दूसरी टीचर्स। मुझसे हर बच्चा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। कोई खाना नहीं खाता तो मैं उसे खिला देती हूँ। उसकी जेब में पड़ी हुई सारी चीज़ें बस मेरी ही क्लास में बाहर आती हैं, उनके भीतर दबी बातें और आवारा इच्छाओं की तरह। कोई नाराज़ हो तो गुदगुदाकर हंसा देती हूँ, रूठे हुओं की दोस्ती करा देती हूँ। पहले पहल जब मैंने उनकी क्लासेस लेनी शुरू की तो उन्होंने मेरे स्वभाव का बहुत फ़ायदा उठाया। इतना शोर, इतनी अस्त व्यस्तता की खींच कर रो पड़ी मैं। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगी। मैं उठकर बाहर जाने लगी। सारी क्लास एकदम चुप। सॉरी मैम, अब हम शैतानी नहीं करेंगे। पीछे से आवाज़ें आईं और मैं मुस्कुराती हुई लौट पड़ी। इन्हें हमेशा नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही ये हमेशा एक ही ढंग की मांग करते हैं। जब इन्हें पता नहीं होता कि इन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ये जल्दी सीख जाते हैं। स्पर्श इन्हें राहत देता है। सिर पर हाथ फेरना, पीठ थपथपाना, एप्रिशिएट करना, महज आँखों से छूकर गाल पर हल्की सी थपकी देना इनके भीतर काफ़ी कुछ बदल देता है। स्पर्श, लगाव, स्नेह, प्यार, केयर, किसी को सुनना, समझना, इनका अपार भंडार होता है हमारे भीतर। आप कितना भी दो कम नहीं होता। फिर भी जाने क्यों लोग ये सब देते नहीं, घट जाएगा जैसे देने में। तुसी मेरे वलता नहीं तक दे, सारिया वल तक दे हो। अपर्णा ने आकर मुझे हिलाया। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। वो शांत हो गई। सत्र के अंत में जब उस महिला, परमजीत नाम है उसका, कि बच्ची सेकंड डिवीज़न में पास हुई तो वे खुशी के मारे रो पड़ी। मेरे आग्रह पर उसने बताया कि वो अपने फादर से बहुत डरती है, मुझे कई बार मार खाते देख चुकी है। एक बार वे पीकर आए, उनसे सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने बच्ची को उठाकर बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। घंटे भर वो बाहर ठंड में बेहोश पड़ी रही, मैं भीतर। बेहोशी में जीना आसान होता है, आपको पता ही नहीं चलता आपके ऊपर से क्या क्या गुजर गया। होश सब याद दिला देता है। सारे दर्द होश के दर्द हैं। आपने किसी महिला को छत पर बढ़िया बनाते, सुखाते, उतारते, रांधते देखा है? अपने जख्मों के साथ भी वे यही करती हैं, आंसुओं को घूंट के साथ गले के नीचे उतारने का काम। बाहर ग्राउंड में भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। अपने बच्चों के साथ सब अपने अपने घर लौट रहे हैं। उनकी उंगली पकड़े, मैं अपर्णा का हाथ पकड़े उन्हें जाते हुए देख रही हूँ। न किसी ने मेरी उंगली पकड़ी, न कभी मेरा घर बन सका। औरतों का क्या सचमुच में कोई घर होता है, या वे दिखावा करती हैं, दूसरे की चीज़ ज़बरदस्ती अपनी मानने का दिखावा? हम दोनों माँ बेटी भी घर वापस लौटने लगे, अपनी माँ और नानी माँ के घर। मैंने माँ से इतना कहा कि वे भी आकर प्रोग्राम देखें हमारा। उनका पेटेंट जवाब था, मैं जाके की करांगी। जिन्हें अपने बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं मिली, वे किन्हीं और के बच्चों को देखने क्यों जाएंगी? आज उन्हें देखती हूँ, बूढ़ा, नाटा, झुका हुआ शरीर, झुर्रियों से अटा बेजान चेहरा, समय अपनी छाप छोड़े बिना कहीं से नहीं गुजरता। क्या देखा है उन्होंने अपने जीवन में? क्या वे सचमुच उतनी ही दोषी हैं जितना उन्हें मैं समझती हूँ? मेरे भीतर रक्त रंजित लोथड़े हैं, ऐसा विनाशकारी दृश्य जैसे किसी जंगल में तीखा आंधी आने के पश्चात होता है। हर वृक्ष अपनी जगह से उखड़कर ठूंठ में तब्दील हो चुका, हर घोंसला मिट्टी हो चुका, हर तिनका राख। मुझे अपने पापा की बहुत याद नहीं है। हम 3 बहनें, मैं सबसे छोटी, सबकी आज्ञाकारी। सब मुझ पर हुक्म चला सकते हैं, मैं किसी पर नहीं। मैं सिर्फ उनसे बचने के तरीके सोचती, नाकामयाब तरीके,
क्योंकि हर बार धर ली जाती। पापा मनमाड में रहते थे, हम पटियाले में अपनी नानी माँ के एक पुराने घर में, जिसे वे कोठी कहती हैं। नाना जी डॉक्टर, माँ स्कूल में टीचर। बीजी हमें मनमाड भेजने को राजी नहीं होती थी। तुसी सारे उत्थे जाके की करोगे, उत्थे स्कूल भी चंगे नहीं हैं। हम सिर्फ छुट्टियों में उनके पास जाते थे। मुझे याद है, मैं 6वीं में थी जब हम वहाँ आखिरी बार गए थे। वे मुझे अपने स्कूटर पर सामने खड़ा करके घुमाने ले जाते, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते। मैं सबसे छोटी थी, शायद इसीलिए सबसे ज़्यादा लाड़ आता था उन्हें मुझ पर। कभी 2 महीने, कभी 1.5 महीने वहाँ रहकर हम लौट आते। उन दिनों भी वे एक दूसरे से खूब झगड़ते। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वे झगड़ा क्यों कर रहे हैं। माँ ने बताया था कि शादी के वक्त वे फ़ौज में थे। 84 में उन्होंने फ़ौज की सर्विस छोड़ दी। कहा मैं बिजनेस करूँगा। अब एक बार फ़ौज में रहने के बाद कोई बिजनेस कर सकता है? कई बिजनेस बदलने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। असफलताओं ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। वे बेतहाशा पीने लगे, उन्हें डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। एक बार ऐसे ही दौरे में उन्होंने घर के कांच की खिड़कियां तोड़ डाली। मनमाड में रह रही उनकी बहन ने उन्हें नासिक के एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। माँ कभी इधर कभी उधर, हम बीजी की कृपा पर। एक बार जब वे हॉस्पिटल में ही थे, आधी रात को उन्होंने एक नर्स को पकड़ लिया। अपनी ड्यूटी पर थी वो। उसने बहुत शोर मचाया। उसी समय आधी रात को मनमाड उनकी बहन के पास फ़ोन आया कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए, हम उसे इसी वक्त बाहर करते हैं। बहन जाकर उन्हें ले आई वापस मनमाड। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पास जब समाचार आया, माँ स्कूल गई हुई थी। खत उर्दू में था, हमें तो आता नहीं था उर्दू पढ़ना। नाना जी ने पढ़ा, फिर बीजी से कुछ कहा। वे बस उदास हो गई। दोपहर को मम्मी जी घर आईं। उन्हें कुछ बताया गया। वे छोटी सी कोठरी में गईं, अपनी बिंदी उतार दी और रोने लगीं। उनकी देखा देखी मेरी दोनों बहनें भी रोने लगीं, फिर मैं भी। फिर हम उन्हें भूल गए। हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, गालियाँ सुनते, मार खाते, दिन भर क्लेश झेलते। माँ के पास हताशा थी, निराशा थी, डर था, वही हमें देती। घर में मेरी मझली बहन का राज चलता। कभी मैं माँ के हाथों पिटती, कभी मझली बहन के। बचपन में ही हर बात सहने की आदत ने काफ़ी लंबा साथ निभाया। मेरे पास मेरा कुछ नहीं था। हर चीज़ मुझसे छीनी जा सकती है, ये सभी जानते हैं। बहुत से दोस्त बने, बनकर बिछुड़ गए। मैंने खुद को बड़ा होते हुए देखा। अपनी शारीरिक परिवर्तनों को पहले आश्चर्य से, फिर आदतन देखा। घर में हम औरतें थीं। मम्मी जी कपड़े धोते मातम करती। हाय रब्बा, सारियां फ्राकां ही धोड़ियां पेंदियां ने। कोई ता पैंट कमीज धुआंदा ही ना हत्था ऊनाल। मैं पढ़ने में सबसे होशियार थी। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता था, पर मैं हर बात में आगे थी। सुंदर तो खैर थी ही। सुंदरता औरत के लिए अभिशाप और वरदान दोनों ही होती है, ये मैंने बाद में जाना था। बहुत कुछ अपने जीवन से, बहुत कुछ खूबसूरत औरतों की ऑटोबायोग्राफी पढ़कर। बीजी अक्सर बीमार रहती हैं, या तो उन्हें कब्ज हो जाता है या दस्त, या तो उनकी टट्टी साफ करो या उन्हें एनीमा दो। वे सारे काम जो घर में कोई नहीं करता, मुझे करने पड़ते। वे अपना पास्ट इस तरह बड़बड़ाती जैसे वे किसी बार बार देखी फिल्म के याद रह गए दृश्यों को दोहरा रही हों। पगड़ियों के रंगों को लेकर घर में मौजूद सामान तक उन्हें बाहर से कम दिखता है, पर भीतर के दृश्य वे अब भी काफ़ी साफ देख लेती हैं। कभी कभी गड़बड़ा जाती हैं, तारीखें इधर उधर हो जाती हैं, हम अपने भीतर ठीक कर लेते हैं। उनके टुकड़े हर उस वक्त मेरे कानों में पड़ते जब वे किसी अजनबी को अपनी दास्तां सुनाती पंजाबी में। हम तो यहाँ आकर बस फंस गए जी। 12 साल से रह रहे थे बैंकॉक में बच्चों के साथ। वहाँ इनका प्राइवेट हॉस्पिटल था। पेशेंट का इलाज वे ठेके पर करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नज़रबंद थे। वहाँ से फरार होकर 1941 में वे बर्लिन जर्मनी पहुँचे। वहाँ वो रेडियो पर भाषण देते थे। उनके भाषण की शुरुआत इस तरह होती थी, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। उनके भाषण बड़े भावप्रवण हुआ करते थे। जर्मन पनडुब्बी और फिर जापानी पनडुब्बी पर सवार होकर 2 जुलाई 1943 को वे सिंगापुर में प्रकट हुए और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। इनमें वे भारतीय सिपाही थे जो ब्रिटिश सेना के झंडे तले युद्ध करने जाते और जापानियों के बंदी हो जाते।
इसमें मलाया, सिंगापुर, हांगकांग, रंगून, बैंकॉक के भी भारतीय होते। इनका मुख्यालय 2 जगहों पर था, रंगून और सिंगापुर। यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो का विख्यात नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा हुई। नेताजी उसके प्रेसिडेंट थे ही। मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज इम्फाल के नज़दीक पहुंची। जापानियों की हार और पीछे हटने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज भी पीछे हटी। नानाजी भी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, अपना काम छोड़कर। सुभाष चंद्र बोस के हिसाब से जीत लगभग तय थी, पर वे हार गए। कहते हैं इस दुख की वजह से उन्होंने अपना जहाज खुद गिरा दिया। हम अपना सारा पैसा और कागज़ पत्तर लेकर बैंकॉक से कलकत्ता आ गए, फिर ट्रेन से अपने घर, अपने गांव घोटा, जिला रावलपिंडी। मार्च 47 तक पाकिस्तान बनना कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। हमें वहाँ आए 2 महीने ही हुए होंगे कि मुसलमानों ने बुरी तरह हमला किया, आग लगा दी घरों में। बच्चे पानी को तरस रहे थे। हम घरों से निकल के बाहर सड़कों पर आ गए। उन्होंने फ़ोन के तार भी काट दिए। मिलिट्री वाले ट्रक लेकर घोटा आए। उन्होंने कहा सब ट्रक पर चढ़ जाओ तो जान बच सकती है। हम सब ट्रक में चढ़कर रावलपिंडी के कैंप में आ गए। कृपाल सिंह के कारण एक गाड़ी रावलपिंडी आई लाहौर से। हम सारे जो हिंदुस्तान जाने वाले थे चढ़ गए। ना हम बैंकॉक जा सकते थे, ना हमारे पास पैसा था। मजबूर होकर हमने पंजाब गवर्नमेंट की सर्विस ली। दोनों मामे पढ़ लिख कर वहाँ चले गए, वहीं सेटल हो गए। मौसी की शादी भी वहीं हो गई। बचे हम किस्मत के मारे। कभी वे एक दृश्य का वर्णन खूब विस्तार से करती, कभी पूरी एक घटना एक वाक्य में ख़त्म कर देती। समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। जब तक हम छोटे थे समझने की कोशिश नहीं की, बड़े हुए समझने को कुछ रहा नहीं। अपने ही जीवन के धागों को सुलझाने में बीतता समय। आपको पता है आम की पपड़ी मतलब अमावट कैसे बनती है? बोरों पर आम का खट्टा मीठा रस फैलाकर धूप में सुखाते हैं। जब उनकी मोटी परत सूख कर जम जाती है, काट कर रख लेते हैं। इसके बाद खाइए, छोटे छोटे खट्टे मीठे रेशे आपके दांतों और जीभों के बीच फैलते रहेंगे। ये आमों का पास्ट है। हमारा पास्ट भी हमारे रेशों में बिल्कुल इसी तरह होता है। ये बात नानी माँ को देखने के बाद समझ में आई। वे दिन भर इन रेशों को चुभलाती रहती हैं अपने पोपले मुंह में। ना निगलने का जी करे, ना फेंकने का। वो कहती हैं जिन्होंने एक दिन जेल काटी वे आज तक पेंशन ले रहे हैं। हमने 2 साल सेवा की, हमें कुछ ना मिला। बहनें बड़ी हो गई थीं, उनके लिए लड़कों की तलाश शुरू हो गई। जो भी उन्हें देखने आता मुझे पसंद कर लेता। बाद में माँ किसी के भी आने पर मुझे कोठरी में बंद कर देती, उसके जाने के बाद निकालती, जो मेरे लिए खुशी का भी सबब होता, दुख का भी। खुशी इसलिए कि उस तमाम वक्त मैं काम करने से बच जाती। दुख पता नहीं क्यों अपने न कुछ होने का भाव तब तक मुझ में जागा नहीं था। ये तो तब जगता जब पहले ये जगे कि कुछ हो। मैं तो कुछ भी नहीं थी, न अपनी नज़रों में न किसी और की नज़रों में। दुख और डर हमारा स्थायी भाव था। माँ को उनकी परेशानियों ने कभी माँ बनने का मौका ही नहीं दिया। हम उनकी जिम्मेदारी थी, उनका प्यार नहीं। हमें तो बस निभाया निपटाया जा रहा था। हम भी चाहते थे निपट जाएं। पुरुष के अभाव में हमने घर में खूंखार कुत्ता पाल रखा है। बूढ़ी औरतें जब टहलने निकलती हैं तो उनके हाथ में कुत्ते की जंजीर क्यों होती है, ये अब जाके समझ में आता है। 7 बजे तक हम कहीं भी हों हमें लौटना होता ही था। हम अपना गेट लोहे की जंजीरों मोटे तालों से बंद करके रखते थे ताकि चोर को खोलने में ज़्यादा वक्त लगे। तब तक हम जग जाएं। सारी रात बीच बीच में नानी जी की गुहार, वाहे गुरु, चोर कभी नहीं आया। एक बार हम डरे थे। सारा घर बहुत बुरी तरह थर थर काँप रहा था, हम भीतर से। गुरु अर्जुन देव सिंह जी का शहीदी पर्व था, सारे पटियाले में सबसे बड़ा। शहादत के दूसरे दिन पंचमी होती है। दिन भर लंगर चलता रहता है। उस दिन कर्फ्यू लग गया सारे पंजाब में। सारे गुरुद्वारे बंद हो गए। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। हजारों लोग जो गांवों से आए थे वहीं फंसे रह गए। उसी रात हरमिंदर साहब पर अटैक हुआ, पटियाले के दुख निवारण साहब पर भी। लगभग सारे गुरुद्वारों में एक ही समय। हम सब छत पर सोए थे। फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं, बचाओ बचाओ की चीख पुकारें भी। छत पर इतनी तेज रोशनी की जैसे दिन हो।
गोलियों की, ट्रकों की, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें। हम तुरंत नीचे भागे। हमारे दिल ऐसे धड़क रहे थे मानो अभी छातियां फाड़कर बाहर आ जाएंगे। अगले दिन कोई गुरुद्वारे नहीं गया। मास्टर त्रिलोचन सिंह वहीं थे। उन्होंने सबको एक हॉल में बंद कर उनकी सुरक्षा की। मास्टर त्रिलोचन सिंह की बड़ी इज्जत है हम सबके मन में। पंजाबी टीचर अपनी आधी तनख्वाह गरीबों की सहायता में लगा देते हैं। दुख निवारण में रोज़ शाम पानी पिलाते सबको, त्योहारों में चाय। वहीं फर्स्ट एड का प्रबंध 20 साल से चल रहा था। कोढ़ी, मंगते, गरीब, रिक्शे वाले, सबके लिए मुफ्त दवा। कुष्ठ रोगियों की पट्टियां भी बदलते अपने हाथों से। शहर में कोई भी बुलाता मुफ्त में कीर्तन करते। गरीब लड़कियों की पढ़ाई शादी का खर्च उठाते। मेडिकल कैंप लगाते। औरतों की बीमारियों का भी इलाज करवाते। पटियाले में ऐसा कोई न था जो उनकी इज्जत न करता हो। उसके बाद में हम सबको बताया कि मिलिट्री वालों ने पहले ही सारा खाका बना लिया था। उन्हें ये रिपोर्ट मिली थी कि सराय के अंदर आतंकवादी रहते हैं। उन्होंने टंकी पर चढ़कर सराय का नक्शा लिया। हवाई जहाज़ पर आए थे वे। उनके पास 32 आदमियों की फ़ोटो थी जिन्हें वे आतंकवादी समझते थे। बाद में एक भी नहीं पाया गया। वे बताते हैं रात 12-1 के करीब एक लाल गोला आसमान में चलाया जिसने दिन जैसी रोशनी कर दी। मिलिट्री वालों ने पोजीशन ले ली। 5-6 ग्रुप बनाए। एक ने सराय पर हमला किया, सबसे बड़ा, जहां लोग बंद थे। एक ने सरोवर पर, एक ने गुरु ग्रंथ साहब पर। बाकी हमले पीछे से हुए। किसी ने कहा वाहे गुरु, उसे गोली मार दी गई। सराय में कोई नहीं बचा। लंगर में भी बहुत से लोग मारे गए। 1000 के करीब सरोवर के ऊपर थे। हमने सबको लिटा दिया। हमने कहा हम सरेंडर करते हैं। उन्होंने 600-700 लोगों को पकड़ लिया। 7 दिन उन्होंने ना किसी को अंदर आने दिया, ना बाहर जाने दिया, ना लाशों को किसी को दिखाया। उन्होंने ट्रकों में लाशें डाली और मॉडल टाउन क्रिमिनेशन ग्राउंड में ले जाकर फूंक दी। जब उनकी याद में अखंड पाठ साहब करवाया गया तो मिलिट्री वाले उन्हें पकड़ कर ले गए। बोले कहो कि जो मारे गए गलत आदमी थे, इन्होंने हिंदुओं को मारा है। मास्टर जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें बहुत मारा पीटा कि पाठ मत करो। पाठ फिर भी चलता रहा। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके 5 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। जिसने भी हमला किया 160 दिन से ज़्यादा कोई जिंदा नहीं था, ये उनका मानना है। वे वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं। हम उनसे बहस नहीं करते। मैं अभी भी उनसे मिलती हूँ गुरुद्वारे में अक्सर। एक ऐसे बुजुर्ग जो सिर पर हाथ रख दें तो लगे नहीं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आदमी को सहना आना चाहिए। पर क्या सचमुच ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा कि हमें सहना आ गया है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी शादी ही माँ की समस्याओं का समाधान है। जब वे किसी बात पर हमें मारती, हिटलर की आत्मा उनमें प्रवेश कर जाती। हमारे बाल पकड़कर कभी वे हमें दीवार से टकरा देती, कभी लोहे के पलंग की पाटी से। हम जख्मी थे, अंदर से भी बाहर से भी। इन सारे दुखों की हमें आदत थी। जिस दिन हंस लेते, जो कि स्कूल में ही संभव था, अपने आप नया नया सा लगने लगता। हैरत होती कि ये छोटी सी चीज़ अभी भी हमारे पास बची हुई है। आखिर जैसे तैसे बड़ी बहन की शादी हो गई। बैंकॉक में रह रहे हमारे मामा लोग आए। उन्होंने काफ़ी आर्थिक मदद की। नाना जी बेचारे तो इतने बूढ़े और दयनीय हो गए थे, इतनी सारी स्त्रियों की जिम्मेदारी उठाते उठाते, कि अक्सर वे हम में से ही एक लगने लगते। मामा लोग अच्छे हैं। उनके आने से घर में काफ़ी नई चीज़ें और रौनकें एक साथ आती। माँ ने चैन की सांस ली। चलो एक कहानी ख़त्म हुई, पर कहानी वो चाहे किसी की भी हो, कभी ख़त्म होते तो मैंने नहीं देखी। मामे चले गए, हमारी कहानी आगे बढ़ती रही। दीदी और जीजा जी पहली बार आए थे घर पर। मुझे अपना छोटा सा कमरा उन्हें देना पड़ा। कोई भी मेहमान आता मैं बेकमरा हो जाती। मैंने बरामदे में फोल्डिंग पलंग डाल दिया और सो गई। गर्मियों की रातें, छत पर मरियल सा पंखा घूम रहा था। किसी तरह मुझे नींद आई थी कि लगा मुझ पर कोई बोझ है। चिल्लाने के लिए मैंने जैसे ही मुंह खोला, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सीधा करते हुए उन्हें दूर फेंक दिया। नाइट लैंप की रोशनी में देखा, जीजा जी थे। मैं थर थर काँपती उठकर खड़ी हो गई। जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, शायद मुझे पकड़ने के लिए। आप अंदर जाइए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। गुस्से में मेरी आवाज़ जहरीली हो गई थी। जाता हूँ लेकिन छोड़ूंगा नहीं। लड़खड़ाते हुए भीतर चले गए। मैंने कांपते हाथों से अपना तकिया उठाया और जिस कमरे में माँ और मझली दीदी सो रही थी, उसी कमरे में फर्श पर जाकर लेट गई, अंदर से कुंडी लगाकर। वो रात भयावह सपनों वाली रात थी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सारी रात मैं डर के मारे रोती रही। अगली सुबह मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। घर में पहले ही से क्या कम क्लेश थे। अगले दिन जीजाजी चले गए। मैं सारा दिन उनके सामने पड़ी ही नहीं। अभी मैंने 10वीं पास की थी कि हम कुल्लू गए थे घूमने। बहुत सारी सहेलियां थीं। एक लड़का जाने कहाँ से चला आया पीछे पीछे, हमारे ही शहर का। अकेला पाया, घेरा, कहा प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करनी है। उस वक्त तो डर के मारे मैं भाग खड़ी हुई। घर आकर खुशी खुशी सबको बताया तो माँ का एक करारा झापड़ पड़ा गाल पर। सिर घूम गया, गालियाँ अलग पड़ीं। अगले दिन लड़के को घर बुलवाया गया, खूब सुनाया गया, भेज दिया गया। हिम्मत नहीं हारी उसने फिर भी। मेरी दोस्त से दोस्ती कर ली। उसने मुझे समझाना शुरू किया कि बहुत अच्छा लड़का है, तुझे प्यार करता है, तू सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कर दे। मैंने सोचा फ्रेंडशिप में क्या है, हाँ कर दी, पर डरते डरते। फ़ोन पर बातें होती रहीं। फिर कहा मिलना है। मिलने भी लगे छुप छुप कर। जब तक भी मुझे नहीं लगा कुछ प्रेम कोम जैसा है मेरे भीतर। कुछ खास किस्म की चिड़ियाएँ होती हैं ना, जो हर शाख पर नहीं बैठती। वे कैसे चुनती हैं मुझे नहीं मालूम। मुझे तो कभी चुनने का मौका मिला ही नहीं। मेरे दिल पर लगी खरोचों में इधर ये एक नई खरोच और शामिल हो गई। हाय, मैंने कुछ नहीं चुना, न हंसी, न खुशी, न अपने जीवन में आया कोई आदमी, न बाजार में बिकने वाली कोई चीज़। जो भी मिला स्वीकार कर लिया। जो किया वक्त की ज़रूरतों, उसकी मांग और अपनी बेवकूफ़ियों के चलते, जिनका खामियाजा आज तक भुगत रही हूँ। तो प्रेम की ये चिड़िया भी कभी मेरी शाख पर नहीं बैठी। दूसरों की शाखों पर इसे बैठा देखती, अपने रंगीन पंख फड़फड़ाते, तो मन ही मन दुआ करती, वाहे गुरु, ये ऐसे ही बैठी रहे, कम अज कम देखती ही रहूं इसे। माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था मैं बहुत खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ, किसी बड़े घर के रिश्ते के लायक। आ भी रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्ते। अपना ग्रेजुएशन मैं कर चुकी थी, एमए करना था। हो कुछ और गया। मेरा बर्थडे आने वाला था और वो दर्शन सिंह नाम है उसका, मुझे कोई अच्छी सी चीज़ गिफ्ट करना चाहता था, कुछ सूट वगैरह। चिलचिलाती गर्मियों के दिन थे, शाम का वक्त, और हम एक सूट ढूंढ रहे थे। तभी किसी काम से आई मम्मी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। वे जैसे सकते में आ गईं। फिर उनका चेहरा लाल पड़ गया। हमने एक दूसरे को देखा और सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए जाने कितनी गलियां फलांगते दूर निकल गए। थक के चूर हो गए, हाँफ रहे थे। अब, दर्शन ने कहा, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। मैंने अंतिम फैसला सुना दिया। जानती थी अब माँ पूरा मार कर ही दम लेंगी। तो क्या करेंगे, उसने पूछा। शादी करेंगे, और क्या करेंगे। मालूम ही नहीं था क्या करने जा रही हूँ। भीतर सिर्फ डर था, भयावह डर। मेरे पास माँ ने फीस जमा करने के लिए 225 रुपये दिए थे, वो थे। मैं अपने दोस्त के घर गई, उसे सारी बात बताई। उसने अपने माता पिता को राजी कर लिया। वे राजी हो गए, जबकि उनकी अपनी 5 लड़कियां थीं। काश उस दिन कुछ और हुआ होता। मैंने मार खाने लायक हिम्मत जुटा ली होती। खाती भी तो रही ना। आने वाले दिनों में किसी ने समझा बुझा कर घर भेज दिया होता। कुछ भी होता, पर वो न होता जो हुआ। मुझे कई बार लगता है नियति आपको नियत पथ पर ले जाती है। बस चलने से पहले हम उन निशानों को पहचान नहीं पाते जो पहले ही लगाए जा चुके हैं। तभी हर रास्ता हमें नया लगता है, जो होता नहीं है। आप अपने अनजाने वहाँ वहाँ पैर रखते हैं, जहाँ जहाँ की ज़मीन आपको चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। उसके माँ बाप मेरे लिए किराए का लहंगा ले आए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा सजा दिया। फिर जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल होता है, गुरुद्वारे में फेरे ले लिए, हो गई शादी। घर में सब परेशान हमें ढूंढ रहे हैं। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने क्या किया है। हम दर्शन के दोस्त के घर चले गए। रात भर डरते रहे कि अब क्या होगा।
फिजिकल रिलेशनशिप? जो हुआ उसे यही नाम दिया जाना चाहिए, एक बेस्वाद बेमजा अनुभव, पेनफुल। हर सेकंड ये चाहा कि खत्म हो तो चैन की सांस लूं। इसकी सुंदरता तो मैंने कभी जानी ही नहीं। हाँ, पढ़ी जरूर है, पर क्या पढ़ी हुई सारी बातें सच होती हैं? सुबह मेरे पति की बहन हमें अपने घर ले गई। उसने मेरी माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई। माँ ने धमकी दी, हम पुलिस की मदद लेंगे। बहन ने कहा, पर शादी तो हो गई है। उन्होंने कहा, हमारी लड़की अगर आपके सामने आकर कह दे तो हम मान लेंगे। मुझे वहाँ ले जाया गया। इशिता कौर, बड़े नरक से छोटा नरक चुनना फिर भी बेहतर होता है। तुमसे उतना भी ना हुआ? वहाँ मेरे नाना जी, मजली दीदी, माँ और नानी माँ बैठे हुए थे। तब तक मजली दीदी की भी शादी हो चुकी और वो गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ आई हुई थी। मैंने सबके सामने दिलेरी से कह दिया, हाँ, शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। माँ ने हमें वैसे का वैसा घर के बाहर जाने को कह दिया। हम उठकर बाहर आ गए। दर्शन मुझे अपने घर ले गए। उसके मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से स्वीकार किया। शादी के 2-3 दिन बाद ही दर्शन ने मुझसे मेरे गले में पड़ी सोने की चेन मांगी, जो मेरी माँ ने मुझे स्कॉलरशिप मिलने पर बनवा कर दी थी। मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि वो चेन उन्हें क्यों चाहिए, चुपचाप उतार कर दे दी। 3 महीने लगभग ठीक ठीक गुजरे। कभी कभी हम लड़े भी, पर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। 1 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मुझे नहीं मालूम था प्रेगनेंसी इतनी जल्दी हो जाती है। उन्हीं दिनों दर्शन के ताया जी आए हुए थे। वे एक कमरे में मेरे ससुर और दर्शन के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि मैं बिन दुपट्टे के उधर से गुजर गई। उनके जाने के बाद दर्शन ने कमरे में आकर थप्पड़, घूंसों, जूतों से मुझे मारा। यह उसका फर्स्ट अटैक था मुझ पर, जो मेरी समझ में नहीं आया। उस वक्त मैं बुरी तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने चीखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम मुझ पर चढ़कर सिर्फ इसलिए मुझे मार रहे हो कि दुपट्टा मेरे सिर पर नहीं था। वो गालियाँ बकता हुआ बाहर चला गया। जब मैं रो रो कर थक गई तो कमरे से बाहर निकली। मेरे ससुर जी ने मुझे देख लिया। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने झूठा बहाना किया। तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं? उन्हें शायद विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं पिताजी, अब ठीक है, ठीक हो जाऊंगी। फिर भी वो तुरंत बाजार गए और मुझे दवा ला कर दी। ये मेरे मार खाने के दिनों की शुरुआत थी। इधर माँ ने मुझे माफ़ कर दिया था, वापस बुला लिया। गई कि चलो कुछ दिन चैन की सांस लूँ। चैन? नानी माँ ने सबसे पहले पूछा, तुझे वहाँ तीनों वक्त खाना मिल जाता था? ये तूने क्या किया? अपने आप को देख, उसको देख, क्या है उस घर में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार यही सुनना पड़ता। ठीक है, उसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा पति है। मुझे लगता था एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये जाने बिना कि ठीक माने क्या। हर त्योहार पर हम तीनों को कुछ ना कुछ मिलता था। दोनों बहनों को उनकी वजह से मिलता था। मुझे इसलिए कि मेरे पास नहीं है, मेरा पति नहीं कमाता, मैं बेचारी हूँ। फिर मेरे ससुर की मौत हो गई। शादी के 3 महीने बाद मेरी सास ने उनकी चादर का एक धागा निकाल कर मेरे अंगूठे पर बांध दिया। मुझे नहीं मालूम था क्यों बांधा है। बाद में पता चला प्रेग्नेंट लेडी को बांधना जरूरी होता है। माँ ने पूछा, क्या तू प्रेग्नेंट है? मैंने धागा उतार दिया, कहा, नहीं। देख, प्रेग्नेंट मत होना, अभी तुझे और पढ़ना है। शायद वे ठीक कहती थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने 7 महीने अपने पेट को दुपट्टे से बांध कर रखा। सास भी इसी बीच मुझे बेसहारा छोड़कर चल बसी थी। बच्चा कभी मेरी दाईं तरफ चला जाता, कभी बाईं तरफ। मुझे डर लगने लगा कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए। 7 महीने बाद मुझे अपनी बड़ी बहन को बताना पड़ा। उन्होंने माँ को बताया। वे बहुत गुस्सा हुई। जब मैं वापस आई अपना घर, जिसे कहते हैं, दर्शन के साथ उसकी कज़न रह रही थी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो दिल्ली में रहती थी, तलाक हो चुका था। उसी वक्त मुझे जब तब दर्शन का दिल्ली जाने का राज समझ में आया। वो मेरे आने की पहली रात थी जब मेरे सामने दर्शन ने उसे अपने साथ बिस्तर पर आने को कहा। वो हंसती हुई मेरे सामने मेरे ही बिस्तर पर लेट गई। विवाद का मतलब था एक और मार, और वो भी लड़की के सामने। मैं दुख और गुस्से से विक्षिप्त होकर कमरे से बाहर भागी। उस रात मेरे सहने की सभी सीमाओं का अतिक्रमण हो गया।
मैंने खुद को सामान रखने की कोठरी में बंद किया और दीवारों से सिर टकरा टकरा कर दहाड़े मार मार कर रोती रही। मैं जख्मी थी, अंदर से भी बाहर से भी। घरों में सामान रखने की भी एक ठीक ठाक जगह होती है, औरत की उतनी भी नहीं। पेट धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 7वें महीने के बाद मैंने पेट पर दुपट्टा बांधना छोड़ दिया था। मेरी डिलीवरी में 2 महीने बाकी थे। मुझे पैसों का प्रबंध करना था। वैसे भी मैं धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी बेच रही थी, वो भी जो मुझे मेरी सास ने दी थी। दर्शन के पास कोई काम तो था नहीं, वो सारा दिन सोया रहता। रात 9 बजे से दारू के साथ जो टीवी के सामने बैठता तो 2:30-3 तक बैठा रहता। उसे अपनी शराब के लिए पैसे ना मिलते तो वो कभी घर की चीज़ें तोड़नी शुरू कर देता, कभी मेरे हाथ पैर। उस वक्त मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, जो मांगता चुपचाप दे देती। मेरे पास मेरे आखिरी ईयररिंग्स बचे थे। 1700 में बेचकर मैंने अपनी डिलीवरी के पैसों का इंतज़ाम किया। आखिर वो दिन आ गया, लेबर पेन का वो वक्त। दर्शन शराब के नशे में धुत सो रहा था। मैंने अपनी पड़ोसिन की मदद ली, जिसके बच्चे को मैं पढ़ाया करती थी। पिछले कुछ महीनों से मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक बार इसी के हस्बैंड से बात करने पर दर्शन ने मुझे मारा था। मैं किसी भी पुरुष से बात करती तो पूछता, तेरा उससे क्या रिश्ता है, जबकि वो सब मेरे काम का ही हिस्सा था। कोई अपने बच्चे की बाबत पूछने आता तो मैं क्या कहती, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हम सरकारी अस्पताल पहुँचे। वो मुझे एडमिट कराकर अपने घर लौट गई। उसने मेरी माँ को फ़ोन करके बता दिया। माँ 2 घंटों के बाद पहुँची, जबकि मैं वहाँ सदियों से छटपटा रही थी। नर्सों और दाइयों की उपेक्षा का शिकार हो रही थी। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होता है कि कहाँ से क्या मिलेगा, वे उसी तरह का व्यवहार करती हैं। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई कि औरतें अपने दर्द को साझा क्यों नहीं समझती, जबकि हम सब कमोबेश एक जैसा दर्द जीते हैं, फिर भी ऐसा दिखाते हैं जैसे दूसरे से बेहतर हैं। अपनी किसी काबिलियत की वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि इत्तेफाकन उनके पति अच्छा कमाते हैं, उनके पास पैसा और दूसरी सुविधाएं होती हैं। जब वे आईं, मैंने आंसुओं और कराहों से भीगा चेहरा उनकी तरफ किया, उन्हें थामने को अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। वे मेरे सामने रखे स्टूल पर बैठ गईं। देखा कैसे होता है दर्द, ऐसा ही दर्द मुझे भी हुआ था जब मैंने तुझे पैदा किया था, और तूने मुझे क्या दिया। ये उनके आने के बाद का पहला वाक्य था। मैंने बाहर आती अपनी हिचकियों को अपने अंदर खींच लिया। हवा में झूलते हाथ से लोहे के पलंग की पाटी पकड़ ली। मैं अपने मन में पाठ करने की कोशिश करने लगी। शब्द मेरे होठों तक आते आते बिखर जाते, या तो उन पर हिचकियों की मार पड़ती या वे आंसुओं में बह जाते। मेरे पास सिर्फ जख्म थे, मेरे नंगे शरीर पर, नंगी आंत पर, नए पुराने ताजे उधड़े सिए, हर किस्म के जख्म, किस्म किस्म के जख्म। वो पूरी रात, कयामत की रात गुजर जाने के बाद सुबह मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। माँ ने उपेक्षा से उस मांस के जीवित लोथड़े को देखा। वाहे गुरु, फिर लड़की, किन पापों का दंड दे रहा है तू। उन्होंने उसे मेरी बगल में लिटा दिया उपेक्षा से। मैंने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। वाहे गुरु, इसे ऐसा एक भी दिन मत दिखाना जैसे मैंने देखे हैं। मैंने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और उसे चूम लिया। वो मेरे मैं का हिस्सा थी। अभी तक मैं अकेली थी, उसने आकर मेरा हाथ थाम लिया। 3 दिन रहे हम यहाँ। कोई मेरे लिए ना अच्छा खाना लाया, ना मिलने आया। मैं उधार की रोटी खा रही थी। मैं लौट आई फिर उसी दुनिया में, फिर उसी तरह जीने के लिए। कभी कभी जहर के आखिरी प्याले की तरह मैं इस दुनिया को पीती। मुझे लगता अब ये ख़त्म हो जाएगा और मुझे इस यातना से मुक्ति मिलेगी, पर ऐसा होता नहीं और मुझे हर बार यही प्याला पीना पड़ता। मनुष्य को कोई भी यातना मार नहीं सकती, वो हर बार लौट आता है, फिर नई तरह से शुरू करने की चाह में, जानते हुए भी कि कुछ भी नई तरह नहीं होगा। हम अभिशप्त हैं बार बार वही जीने के लिए। घर लौटे तो क्या था वहाँ। मैंने 3 महीनों के लिए पढ़ाना बंद कर रखा था। खर्च कैसे चले, मेरी छातियों में दूध नहीं उतर रहा था। बच्ची जितनी देर जागती रोती रहती, उसके होंठ नीले पड़ जाते, तब मैं पानी में चीनी डालकर उसे पिलाती। ले दूध पी ले, दूध पी ले। कहना पड़ता है बार बार, अगर वो चीज़ जो आप दे रहे हैं ना हो आपके पास। कुछ भी तो नहीं था मेरे पास। वे दिन
जब समय भूखे खूंखार कुत्ते की तरह आप पर टूट पड़ता है, आपकी बोटियां चबाने लगता है, आप सोचते हैं आधे में न फेंक दे, पूरा ही खा ले, एक बारगी तो मुक्ति मिले। मुक्ति। दर्शन अपनी हरकतों की वजह से इतना बदनाम था कि कम ही लोग आते हमसे मिलने, जो भी आता मेरी वजह से। मैं बच्चों को प्रिय थी। उनकी माएँ कभी कभी आकर कहती, जो हम सालों में न कर पाते आपने महीनों में कर दिया। हमारा बच्चा आपको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता। सोचती, क्या किया है मैंने? अपने लिए तो कभी कुछ कर नहीं पाई, इतने सालों बाद भी। कोई 5 रुपए दे जाती तो सोचती, चलो 2 वक्त की दाल का प्रबंध तो हो ही गया। सारे डिब्बे खाली पड़े थे, दाल के, चावल के, आटे के। 11 दिन बाद माँ ने बुला लिया। गई। घर में पंजीरी बनी, जो डिलीवरी के बाद औरतों को खिलाते हैं। खुशी हुई कि कोई पहली बार मेरे लिए कुछ कर रहा है। पर वो मेरे लिए नहीं थे। डिब्बे भर के मंझली दीदी को भेज दिया गया। उसने कहलवाया था, माँ सर्दी बहुत है और मेरा मन पंजीरी खाने का कर रहा है। घर में बच्ची को कोई नहीं उठाता था। कहते ये रोती बहुत है, हम नहीं उठाएंगे। मुझ में ताकत नहीं थी, फिर भी सवेरे जल्दी उठकर मैं घर के सारे काम करती, वहाँ रहने की जो कीमत चुकानी थी। आखिर 1 महीने के बाद मैं वापस आ गई, जैसे गई थी वैसी, नहीं कुछ खरोंचे और लगवा कर। दर्शन बड़े मज़े से उस लड़की के साथ घर पर रह रहा था। कभी उसने मुझे बुलवाने की कोई कोशिश नहीं की। पता नहीं वे क्या बनाते खाते होंगे, घर में तो कुछ है ही नहीं। मुझ में ना विद्रोह की ताकत बची थी उस समय, ना इच्छा। मैं चुपचाप बच्ची को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। जितने दिन वो रहती, मैं उनकी नज़रों से अदृश्य रहने की कोशिश करती। अगले ही दिन से मैंने ट्यूशन शुरू कर दिए। जो पहला एडवांस मिला, घर का राशन और बच्ची के लिए दूध ले आई। मैंने डांस और क्लासिकल म्यूज़िक में भी डिप्लोमा किया था। मेरी आवाज़ में कुछ था जिसे मैं दुख कहती थी, दूसरे कशिश। डांस तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकती थी, काफ़ी कमज़ोर थी। म्यूज़िक सिखाना शुरू कर दिया। जब मैं गाती, सारे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते। मेरा पसंदीदा गीत था शिव कुमार बटालवी का, जिसे जाने कितनी रातों मैंने रो रो कर गाया था, सिर्फ अपने लिए। गमादी रात लंबी है, जहाँ मेरे गीत लंबे हैं, ना भेड़ी रात मुग्दी है, ना मेरे गीत मुग्दे ने। अर्थात गमों की रात लंबी या मेरे गीत लंबे हैं। ना ये खौफनाक रात खत्म होती है, ना मेरे गीत खत्म होते हैं। खैर, इस तरह से मैं तीनों वक्त खाने का और बच्ची के दूध का इंतज़ाम करने में सफल रही। धीरे धीरे मेरे पास उन लोगों की कतार आनी शुरू हो गई जिनसे मेरे प्रसव के दौरान दर्शन ने अपनी शराब और रोटी के लिए कर्ज लिया था। लोगों ने भी सोचा होगा, कहाँ जाएंगे, मैडम पढ़ाती है। अब वे भी चुकाने शुरू किए। महीने के अंत में हाथ फिर खाली का खाली। 3 ही महीनों बाद मैंने स्कूल में नौकरी कर ली। मैं सुबह 4 बजे उठती, दोनों वक्त का खाना बनाती, 6 बजे घर से निकल जाती। 12 बजे मुझे एक हॉस्टल में ड्यूटी देनी होती, जिसका मुझे 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलता था। शाम 6 बजे घर आती तो ट्यूशन के बच्चे इंतज़ार करते मिलते। 8 बजे तक उन्हें पढ़ाती, फिर रात का खाना, बच्ची को संभालना और दूसरे कई काम। दिन में बच्ची को संभालने के लिए मैंने 10-11 साल की एक गरीब लड़की को रखा हुआ था, जिसके खाने पीने, कपड़ों और घरेलू पढ़ाई का प्रबंध मैं करती। दर्शन दिन भर घर पर रहता। रात 9 बजे से उसकी टीवी और दारू चालू हो जाते, जो 2:30 बजे तक चलते। टीवी के शोर में मैं सो ना पाती। 1:30-2 बजे रात उसे अपनी बेटी के लिए प्यार जागता। वो सोई हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा जगा देता, मेरी पुत्तर, मेरी जान। वो डिस्टर्ब होकर रोने लगती। अब मुझे फिर सुलाना होगा। रात 2 बजे वो मुझसे कहता, उठो, मुझसे बात करो, मेरे लिए सोने का समय ही कितना होगा। सुबह 4 बजे मैं अपना टूटा बदन लेकर फिर उठती, एक नई जंग के लिए। हम दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थीं। जाने कितनी बार डिप्रेशन में मैंने अपने कपड़ों को फाड़ा होगा। जाने कितनी बार अपना सिर दीवार से टकरा टकरा कर खुद को घायल किया होगा। ज़मीन पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोती थी मैंने गलती की है, हाँ मैंने गलती की है, पर मुझे अभी और कितनी सज़ा मिलेगी, कितनी। तकिए में मुंह गड़ाकर मैं चिल्लाती थी, रोती थी। वो सब असहनीय था। एक बार मैंने अपने कपड़ों तक को आग लगा दी थी, फिर भी बच गई। सजाएं बाकी थी ना, इसलिए।
धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन और बढ़ने लगा। मुझे दौरे पड़ने लगे, गुस्से के, रोने के, चिल्लाने के। मुझे हर चीज़ से नफरत होने लगी, दर्शन से सबसे ज़्यादा, अपने आप से और भी ज़्यादा। उसे बिजली का बिल भरने को पैसे देती या कुछ लाने को या राशन लाने को देने को, वो अपने पास रख लेता। उसके कर्ज तो मैं तलाक के 2 साल बाद तक भी उतारती रही। एक बार कहा, जीप खरीद दो, किराए पर चलाएंगे, तो कुछ मेरा भी बोझ हल्का होगा, फाइनेंस करा लेते हैं। उसने पता नहीं क्या किया, मुझसे रुपए लेता रहा, जीप कभी आई नहीं। 4 साल, पूरे 4 साल मैंने सहा वो सब। फिर जैसे हर चीज़ का अंत आ जाता है, मेरे धैर्य का भी अंत आ गया। मैं छुट्टियों में माँ के घर आई हुई थी और उनसे अपनी बात कहने के सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। नानी जी की लगातार बीमारी, इस बीच नाना जी भी नहीं रहे थे। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाना, भागा दौड़ी, बाजार से सौदा सुल्फा लाना, रोज़मर्रा के काम। माँ कब की रिटायर हो चुकी थी, उन्हें 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलती। हम नाना जी के ही बनाए हुए घर में रह रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी ही जमा पूंजी खा रहे थे, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। और दूसरी चीज़ों की तरह मैं यहाँ रहती तो हमेशा की तरह सारे घर का बोझ मुझ पर आ पड़ता। अपर्णा अब पढ़ने लगी थी। अपनी परेशानियों में मैं इतनी उलझी थी कि उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो मुझे कई बार अजीबोगरीब हालत में देखकर डर जाती होगी। आखिर एक दिन मैंने माँ से कह दिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी वहाँ, मुझे तलाक चाहिए। जाने उन्हें मेरी ज़रूरत थी इसलिए, या दर्शन शुरू से ही उन्हें नापसंद था। उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया। मैं अपनी रोटी तो खुद कमा खा ही रही थी, अक्सर उनकी भी मदद करने लगी। उन्होंने अमेरिका फ़ोन करके अपने भाइयों को सारी बातें बताईं। उनका जवाब था, अगर इशिता नहीं चाहती तो उसे वहाँ मत भेजो। इंडिया में ये बड़ी बात होगी, यहाँ आम बात है। लोगों की मत सोचो, उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, जैसे हमें पड़ जाती है, कैसे भी जीते चले जाने की उम्मीद ना छोड़ने की। और तलाक के लिए पेपर तैयार कर लिए गए। मैं 1 साल से यहीं थी माँ के घर। मेरे आने से उन्हें काफ़ी आराम हो गया। रूटीन तो अब भी वही था। अपर्णा अब भी उपेक्षित। जितनी देर घर में रहती नानी माँ की डांट खाती रहती, जितनी देर स्कूल में रहती अपनी टीचर की। मैं घर में इतना कम वक्त रहती कि उस पर ध्यान ही न दे पाती। इन सारी चीज़ों के अलावा मुझे एमए भी करना था। आखिर कब तक उस छोटे से स्कूल में टिकी रहती। वे गर्मियों के दिन थे। बहनें आई हुई थीं। नया सत्र 15 जुलाई से था। मैंने अपना एमए का फॉर्म भी भरना था, फिर बीएड भी करना था। मैं आधी आधी रात तक सारे काम निपटाने के बाद पढ़ती, जबकि वे सब आराम से बैठी बतिया रही होती। ऐसी कोई रात होगी, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई कि नींद में मुझे लगा मेरी कमर पर कुछ रेंग रहा है। मैंने करवट बदलनी चाही, बदल ना सकी, तो नींद खुल गई। झटके से उठकर बैठ गई। मंझले जीजाजी थे। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बगल में मेरी बच्ची सो रही थी। जीजाजी, आपको शर्म नहीं आई यहाँ तक आते हुए? मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला। हमेशा की तरह मैं बुरी तरह डर गई थी। तुझे 1 साल हो गया है रहते हुए, तुझे भी तो लगता होगा ना, इसीलिए सोचा जब मैं हूँ ही तो। बस मैं गुस्से से पागल हो गई। इधर उधर देखा, पीतल का फूलदान था पीछे, बहुत पुराना, उठा लिया। आप बाहर जाइए, नहीं तो दोनों में से एक ही बचेगा। वे एक ही छलांग में बिस्तर से नीचे गए, फिर बाहर। मैंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। सारी रात रोती रही। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी आकर मुझे रौंद सकता है। मेरी कीमत किसी भी चीज़ से कम है। सुबह मैंने पिछली बार की तरह किसी से कुछ नहीं कहा। दोपहर को मंजली दीदी मेरे पास आई। चल अपने जीजाजी से ज़रा भी बात कर ले, तू बात करेगी तो उनका मूड ठीक हो जाएगा। मैं क्या कहकर मना करती। मैं उनके साथ गई, उनके सामने बैठ गई। मुझे देखते हुए खुश हो गए। बस इतनी ही उपयोगिता थी मेरी। मुझे अपनी बहन बड़ी निरीह सी जान पड़ती। क्या है हमारे पास? आधे कटे चेहरे, आधे कटे लिबास, कटा कटा डर, दागदार जीवन, और इसी को बचाने हम अपने को लुटा देते हैं। क्या है हमारे जीने की अर्थवत्ता? क्यों हैं हम? मात्र किसी न किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ओ संसार की स्त्रियों, कभी तुमसे कोई प्यार के 2 बोल बोले तो सबसे पहले सोचना कहीं उसे तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं।
जब अतीत की गठरी उठाना मेरे लिए असहनीय हो गया, मैंने उसे कागज़ों पर परत दर परत जमाना शुरू किया। आसान नहीं थी ये प्रक्रिया। हाथ जख्मी होते, पोर निरंतर रिसते रहते, खून स्याही की जगह ले लेता, खुद को विस्तार देता जाता। कभी कभी कोई यातना शब्दों से उठकर मेरा मुंह तकती, जख्मी निरीह नंगी यातना, जिसे फिर अपनी हथेली से मैं उसी हिस्से पर दाब देती जिसके लिए वो चुनी गई है। हाँ, हम यातनाएं चुनते हैं, लिखने के लिए भी, जीने के लिए भी। न लिख पाते हैं ठीक ठीक, न जी पाते हैं। रात के अंधेरे में वे खूंखार बिल्ली सी हम पर जंप लगा देती हैं और मरियल चूहे सा मुंह में दाब अंधेरे में गायब हो जाती हैं। बहुत वक्त लगा उसके मुंह से खुद को छुड़ाने में। अब वो जंप लगाने की हिम्मत नहीं करती, अंधेरे कोने में बैठी टक लगाकर घूरा करती है अपनी चमकती आंखों से। मैं भी ढीठ उसकी तरफ उस तरफ देखती ही नहीं। मैंने ये बहुत देर से जाना कि मैं हूँ, कि मैं सुंदर हूँ, कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है, कि मेरे पास अपने पैर हैं जिन पर मैं खड़ी हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं चल रही हूँ। मैंने एमए भी कर लिया, बीएड भी, दूसरे बड़े स्कूल में आ गई, वेतन भी बढ़ गया, अपर्णा को भी अतीत के उन काले भयानक पंजों से निकाल लाई, खुद को भी, पर पूरा नहीं। जो मेरे लहू मांस में खुद चुका, उससे किस तरह अलग हुआ जा सकता है। मैं बच्चों के बीच जीती हूँ, उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, उनके लिए एक ऐसी दुनिया रचना चाहती हूँ जहाँ वे सब चीज़ें ना हों जो मैंने देखी हैं, खास तौर पर लड़कियों के लिए। हर रोज़ खुद को लिखना, खुद को मिटाना, खुद को ठीक करना, खुद को पाने का एक कैसा बीहड़ रास्ता है जहाँ छूटती है अपनी ही उंगली बार बार, उसी आकांक्षा की टिमटिमाती लौ में चलना लगातार। मेरे सामने एक काली अंधेरी रात है, मेरे हाथ में मेरी बच्ची का हाथ, और हम उस सुबह तक चलना चाहते हैं जो मेरे ख्वाबों में है। अभी आप सुन रहे थे जया जादवानी जी की लिखी हुई कहानी ये रात कितनी लंबी है, एक युवती के आंतरिक और बाह्य संघर्षों की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।